नमस्कार दोस्तों। मैंने अपने जो पहले 2 एपिसोड्स थे उन एपिसोड में मैंने आप सबको कोड ऑन वेजेस 2019 के बारे में बताया भी उसमें 4 एक्ट्स को कंबाइन किया गया था। आज का मेरा एपिसोड जो है वो है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के बारे में। ये कोड जो है ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ 9 डिफरेंट इनेक्टमेंट्स हैं। इसमें रेवेन्यू वाले जो एक्ट्स हैं वो इसमें हैं। इसमें ESI एक्ट है, EPF एक्ट है, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स सेस एक्ट है। मतलब जितने भी जो हमारे ये इनेक्टमेंट्स थे जिसमें रेवेन्यू इन्वॉल्व है वो इस कोड में शामिल है। अब लेट्स सी भी ये जो कोड है हमारे लिए कितना हेल्पफुल है। बट ऑनेस्टली आई टेल यू भी ये कोड डेफिनेटली एम्प्लॉयर फ्रेंडली है और ये कोड एम्प्लॉय फ्रेंडली है। कुछ क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ पे नहीं ऐड की गई हैं और कुछ ऐसी एम्बिग्विटीज जो अर्लियर कोड्स में थी उनको जो अर्लियर एक्ट्स में थी उनको रिमूव किया गया है। इसलिए लेट्स सी भी इस कोड में क्या है। द कोड इज रिप्लेसिंग 9 वेरियस इनेक्टमेंट्स। कौन कौन सी हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट, Employment Exchange Act, which will be now compulsory notification of vacancies, Maternity Benefit Act, the Payment of Gratuity Act, the Civil Workers Welfare Fund Act, the Building and Other Construction Workers Welfare Cess Act, the Unorganized Workers Social Security Act 2008. अब के इसके मेन फीचर्स दोस्तों, इस कोड में गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, एग्रीगेटर्स जैसे स्विगी है, जोमेटो है, ओला है, उबर है, ब्लिंकिट है, सो मेनी एप्लीकेशंस जिसमें एन मासे लोगों को सर्विसेज दी जाती हैं और वहां पे एम्प्लॉय आते हैं, एम्प्लॉय काम करते हैं। उन सभी को, गिग वर्कर्स को, प्लेटफॉर्म वर्कर्स को, सभी को अब इसमें शामिल कर लिया गया है। देयर आर वेरी गुड फीचर्स इन दिस कोड विच आर not anti-business organization. Rather, now through this code, you will find that liabilities in certain enactments have reduced instead of increasing. Now, definition of agent has been added, which means representatives of owner working in supervisory capacity. Second है aggregator की नई definition add कर दी। aggregator means डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म में बहुत कुछ आ जाता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्विगी का प्लेटफॉर्म है, जितनी भी हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं उनके प्लेटफॉर्म को हम एग्रीगेटर बोल देते हैं। वैसे तो एग्रीगेटर वो भी हो गया जहाँ पे पेटीएम है या हमारी जो मोबाइल ऐप्स हैं जहाँ से हम पैसे ट्रांसफर करते हैं, पेमेंट एप्लीकेशंस, वो भी एग्रीगेटर्स ही हैं। वो प्लेटफॉर्म एक जो सप्लाई हमें देते हैं और सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं। Audio video production has been added in this code, and these acts have been combined for a single security. These acts have been combined for single social security code, ताकि सबको सोशल सिक्योरिटी कोड की इक्वल बेनिफिट देने के लिए इन सभी इनेक्टमेंट्स को इकट्ठा करके कंबाइन कर दिया गया। नाउ कंपनी की डेफिनेशन में क्या होता था, कहते थे जी जो एम्प्लॉयर है, डायरेक्टर कैन नॉट बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द कंपनी। उसके लिए इन्होंने एम्प्लॉयर की और कंपनी की डेफिनेशन को ऐड कर दिया। अब डेफिनेशन ऑफ कंपनी हैज नाउ बीन एडेड। मैं सिर्फ वो चीजें ले रहा हूं जिन चीजों के बारे में पहले किसी एक्ट में नहीं बताया गया। तो जो हमारे 9 एक्ट्स यहाँ पे कंबाइंड किए गए हैं उन एक्ट्स में इन डेफिनेशंस का कोई जिक्र नहीं था। कुछ पुरानी है डेफिनेशंस, कुछ नहीं। ये डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैज बीन एडेड, definition of employee stands changed
कंप्लीटली इसको चेंज कर दिया गया, एम्प्लॉय की डेफिनेशन को, सुपरवाइजरी मैनेजरियल कैपेसिटी को अप टू सम एक्सटेंट बीच में ऐड कर दिया गया है। देयर आर 91 डेफिनेशंस इन दिस कोड। अब कॉन्ट्रैक्ट लेबर की ओर ऐड करने का क्या मतलब है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को भी ऐड किया गया है और कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी ऐड किया गया है। इसका मतलब ये है, कॉन्ट्रैक्टर को हम रिकॉग्निशन देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉय को हम रिकॉग्निशन देते हैं। इसको रिकॉग्निशन देने का पर्पस क्या है? इस कोड में जितने भी इनेक्टमेंट्स हैं सब में अगर कोई काम कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू होता है, उसके कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए वो एम्प्लॉयर भी होगा और कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एक रिकॉग्निशन भी मिलेगी। जो बेनिफिट एक आम वर्कर को मिलता है वही कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर को भी मिलेगा। ऑक्यूपायर की डेफिनेशन को भी ऐड कर दिया गया। हाँ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो तकरीबन कंपनीज में होता था, एक फुल टाइम डायरेक्टर होता है, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अब ऑक्यूपायर की डेफिनेशन में नहीं डाला जा सकता। प्लांटेशन को एग्जॉस्टिवली यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। इफ यू विल गो आप, आई थिंक मोस्ट ऑफ आवर एचआर फ्रेटर्निटी पर्संस मस्ट बी लिसनिंग टू दिस ऑडियो वीडियो। ये वीडियो क्लिप डेफिनेटली देखेंगे भी। ये प्लांटेशन की जो डेफिनेशन है उसको एग्जॉस्टिवली इस कोड में एक्सप्लेन किया गया है। अभी 5 हेक्टेयर लैंड होगी, उसमें जो वर्कर काम करेंगे वो प्लांटेशन वर्कर होंगे और उसके अलावा जो छोटी लैंड्स है उसको इसके बीच में नहीं रखा गया है। और इसमें एक और मेन चीज है, रिकॉर्ड भी वही मेंटेन करेगा जो प्लांटेशन की 5 से ऊपर जिसकी एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेंथ होगी। डेफिनेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैज बीन एडेड इन दिस कोड। जो भी एस्टेब्लिशमेंट्स 10 आदमियों से कम रखेंगे, 10 वर्कर से कम रखेंगे, वो एस्टेब्लिशमेंट्स अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की कैटेगरी में आएंगे। आगे है डेफिनेशन ऑफ वेज वर्कर हैज बीन एडेड व्हिच इंक्लूड्स द पर्सन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इंक्लूडिंग टेम्परेरी एंड डोमेस्टिक वर्कर, होम वर्कर एक्सेट्रा। व्हिच मींस जो ये एम्प्लॉय की डेफिनेशन है इसमें एक एक चीज को क्लियर किया गया है टू रिमूव द एम्बिग्युइटीज। जो हमारी इंटरप्रिटेशन हम करते थे भी ये बिल्डिंग वर्कर है, ये आईडी एक्ट में नहीं आता, ये प्लांटेशन वर्कर है, ये इस एक्ट में नहीं आता, उन सभी चीजों पर फुल स्टॉप लगाने के लिए, इंटरप्रिटेशंस को रोकने के लिए ये कोड में सारी डेफिनेशंस ऐड कर दी गई। नाउ पेनल्टी मेन फीचर्स में जो मैं आपको बता रहा हूं, पेनल्टी डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 133 नीड्स टू बी एक्सप्लेन्ड। वो इसलिए पहले क्या होता था कि हम कोई भी प्रोसिक्यूशन होती थी, वी यूज्ड टू गो टू द कोर्ट, समरी ट्रायल में उसका निपटान हो जाता था। अब ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों। अब क्या होने वाला है, आपको इसे ट्रायल के रूप में लेना ही पड़ेगा। ट्रायल के रूप में लेके प्रॉपर वे में एविडेंस होगी, प्रॉपर वे में हम इसको निपटाएंगे। और अगर इसमें हम इसको समरी ट्रायल में लेंगे तो उससे पहले लेना चाहते हैं तो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस का यहाँ पे इस कोड में भी प्रावधान है। पहले क्या होता था जी, जो ईएसआई और ईपीएफ की डेफिनेशन थी उसमें ये कहा जाता था एनी वर्क इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट की एक वेजेस में वर्ड होता था, इन और इन कनेक्शन विद द एम्प्लॉय में भी और वेजेस में भी इन और इन कनेक्शन विद का वर्ड होता था, उसको रिमूव कर दिया गया। इन कनेक्शन विद द वर्ड में जो भी कैजुअल लेबर बाहर से आती थी, जो भी हम एम्प्लॉयमेंट में लेते थे जी, ये बैलेंस शीट पकड़ी उसमें से निकाल लिया, ये इन कनेक्शन विद द वर्क है, जॉब वर्क है, इन कनेक्शन विद द वर्क है, उन सभी को डेफिनेशन को ही वहां से हटा दिया गया। वेजेस की और एम्प्लॉय की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल कर दी गई। जो इंस्पेक्शंस हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली सारी कंडक्ट की जाएंगी। लेट्स सी ये इसका क्या, जितनी देर तक अभी देखो रूल्स और रेगुलेशंस तो ईएसआई ईपीएफ में और बाकी में नहीं आए हैं, रूल्स भी अभी ड्राफ्ट रूल्स ही हैं, नोटिफाई नहीं हुए हैं। जब वो आते हैं तो इसके बारे में ज्यादा हमें पता लगेगा। अथॉरिटीज
जो यहाँ पे असेसमेंट करती हैं वो कंप्लायंस एंड रिकवरी के बारे में चैप्टर 11 में उसके बारे में बताया गया है, पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर को 122 सेक्शन में। और जो रिकॉर्ड्स हैं, पहले मैं लास्ट एपिसोड में भी बताया था, पहले हमें जो अटेंडेंस का रिकॉर्ड है अगर हम उसको भी इलेक्ट्रॉनिकली मेड करना बनाना चाहते थे तो हमें क्या होता था, परमिशंस लेनी पड़ती थी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से। नाउ प्रोविजन ही दे दिया गया, नाउ एज पर सेक्शन 123 रिकॉर्ड्स कैन बी मेड इलेक्ट्रॉनिकली, और जो रिकॉर्ड जितने भी बनाने हैं वो 123 में ही एक्सप्लेन किए गए हैं। अब जो ईएसआई की असेसमेंट है वो सेक्शन 45A में होती थी, और ईपीएफ की असेसमेंट जो थी वो सेक्शन 7A में। नाउ बोथ दीज असेसमेंट्स विल बी अंडर 125 है। एप्लीकेबिलिटी भी अब इसको इस सेक्शन में हम कर सकते हैं, भी एप्लीकेबिलिटी को भी डिस्प्यूट इसमें कर सकते हैं। इफ वी प्रिज्यूम हमारी फैक्ट्री को, एस्टेब्लिशमेंट को गलत कवर किया गया है तो उसकी एप्लीकेबिलिटी को अगर हमने डिस्प्यूट करना है, दैट इज अंडर सेक्शन 125। अब अंडर सेक्शन 125 नो प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड आफ्टर 5 years अंडर बोथ द एक्ट्स ईएसआई एंड ईपीएफ एक्ट। पहले क्या होता था, हमारी जो असेसमेंट अंडर सेक्शन 7A है उसकी कोई लिमिट प्रेस्क्राइब्ड ही नहीं थी। अंडर दिस कोड, अंडर सेक्शन 125 हमारी जो असेसमेंट है और जो हमारी ईपीएफ की इंस्पेक्शन है वो इंस्पेक्टर 5 साल पीछे नहीं जा सकता, और असेसिंग अथॉरिटी भी हमारा 5 साल का पीछे का रिकॉर्ड नहीं देख पाएगी। अर्लियर क्या होता था जी, ईपीएफ ईएसआई में तो 60 मंथ्स का प्रोविजन था, मगर ईपीएफ में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, जो कि अब इसमें क्लियर कर दिया गया कि 5 साल से पिछला कोई भी रिकॉर्ड कोई भी अथॉरिटी नहीं चेक कर पाएगी अंडर ईएसआई एंड ईपीएफ एक्ट। नाउ 5 साल से पहले का रिकॉर्ड जो नहीं चेक कर सकते, ये प्रोसीडिंग टू बी कंक्लूडेड विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years। 7A की प्रोसीडिंग और 45A की प्रोसीडिंग सालों साल चलती थी। नाउ देयर इज अ लिमिट, 2 साल में ये प्रोसीडिंग्स कंक्लूड करनी। इंक्वायरी प्रोसीडिंग इफ विद इन 3 months कैन बी सेट असाइड। हाँ, अगर कोई केस एक्स पार्टी हो जाता है अंडर सेक्शन 45A और अंडर सेक्शन 7A, विद इन ए पीरियड ऑफ 3 months हम एप्लीकेशन देके उसको सेट असाइड करा सकते हैं। हाँ, हमें सफिशिएंट रीजंस जरूर बताने पड़ेंगे, भी दिस वाज द रीजन फॉर नॉन अपीयरेंस। टेम्पररी एम्प्लॉय टर्म हैज बीन रिमूव्ड। द नोशन ऑफ FTE यानी फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट has been added in this code, who will be entitled to all benefits proportionately including gratuity irrespective of the term of employment। अब ये क्या चीज है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन 2018 में आया था। उसमें ये लिखा था भी फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉय आप एम्प्लॉय कर सकते हैं, उसको हम कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉय भी बोल देते हैं। जो फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉय होगा उसको प्रोपोर्शनेटली सारे बेनिफिट मिलेंगे, बोनस के साथ बोनस मिलेगा, लीव विद वेजेस के साथ लीव विद वेजेस मिलेगी, अगर ओवर टाइम पे काम करता है तो ओवर टाइम की पेमेंट मिलेगी एट पार विद रेगुलर एम्प्लॉय। इसके अलावा अगर उसने 1 साल काम कर लिया तो प्रोपोर्शनेटली उसको ग्रेजुटी भी मिलेगी। फिर भी यहाँ पे एम्बिग्यूटी थी, हम ग्रेजुटी के लिए कहते थे जी अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट दो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का नोटिफिकेशन आ चुका था, मगर फिर भी हम लोग कहते थे जी 5 साल की कंडीशन तो इसने पूरी नहीं की, कंटिन्यूअस सर्विस 40 डेज में हम फिर उलझ जाते थे। बट यहाँ पे ये प्रोविजन ही बना दिया गया कि जो फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉय है, इफ द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट or contractual employment is for 1 year only, then he will be entitled to gratuity for 1 year of service in case of fixed term employee। but जो हमारा regular employee है, regular employee को gratuity जो fixed term पे नहीं है उसको 5 साल की ही entitlement के बाद ही gratuity मिलेगी। उसकी लिए
सर्विस की एंटाइटलमेंट और ग्रेचुइटी की एंटाइटलमेंट 5 साल की सर्विस, कंटिन्यूअस सर्विस पूरी करने के बाद ही। नेक्स्ट है गिग वर्कर्स हैव बीन एडेड। गिग वर्कर्स प्लेटफॉर्म वर्कर्स हो गए, एग्रीगेटर्स के थ्रू आने वाले हो गए, सर्विस प्रोवाइडर हो गए, वो गिग वर्कर्स जैसे स्विगी के वर्कर हो गए या ये प्लेटफॉर्म वर्कर्स को बारे में ये गिग वर्कर्स आते हैं। होम वर्कर्स, गिग वर्कर्स हैव बीन एडेड इन दिस कोड, व्हिच मींस any worker during the work for who work for the employer in or interaction with the work of the establishment, which will come under this act, under this code. Provision for voluntary coverage of ESI has been made. हाँ दोस्तों, अब कोई भी आदमी जिसके पास 10 आदमियों से कम है, अपने आदमियों को, अपने वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए वो वॉलंटरी ईएसआई की कवरेज ले सकता है। मगर ईएसआई में एक डिफरेंट रूल है, वंस कवर्ड ऑलवेज कवर्ड। ही कैन नॉट ऑप्ट आउट ऑफ दिस एक्ट वंस ईएसआई एक्ट इज मेड एप्लीकेबल। सेकेंडली, ईपीएफ एक्ट में भी वो वॉलंटरी कवरेज ले सकता है, मगर इस एक्ट में, ईपीएफ एक्ट में, ही कैन ऑप्ट आउट ऑफ दिस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ ईपीएफ एक्ट अगर सभी उसके एम्प्लॉयज लिख के दे दें भी हमें ईपीएफ का बेनिफिट आगे से नहीं चाहिए, तो वो अपने आप को डी रजिस्टर ईपीएफ से करवा सकता है, बशर्ते वो कवर्ड है वॉलंटरी बेस पे। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए भी ईएसआई का और प्लेटफॉर्म वर्कर को वहां पे उसका बेनिफिट दिया जाएगा, सोशल सिक्योरिटी उनके लिए भी होगी। जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट है वो होगा एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन एंड मॉनिटरिंग एक्ट, इसका नाम बदल दिया गया है। अब द प्रोविजन इज बीइंग मेड फॉर वेवर ऑफ डैमेजेस। पहले क्या था मैं आपको बताता हूं, बिफोर आई थिंक 90s देयर वाज ए प्रोविजन भी, एक कमिश्नर लेवल तक ये पावर थी भी डैमेजेस वेव किए जा सकते थे, ये प्रोविजन खत्म कर दिया गया। एक पैरा 32 ईपीएफ में ऐड कर दिया गया, ऐसे ही ईएसआई में भी एक पैराग्राफ ऐड कर दिया गया। रूल्स में भी डैमेजेस को परसेंटेज वाइज, पीरियड के वाइज फिक्स कर दिया गया। नाउ देयर इज ए प्रोविजन इज बीइंग मेड फॉर वेवर ऑफ डैमेजेस। अब इफ सफिशिएंट कॉज इज देयर फॉर डिले इन डिपॉजिट्स देन डैमेजेस कैन बी वेव्ड ऑफ, नॉट द इंटरेस्ट। जो आधार कार्ड है, वैसे इस एक्ट में अब आया है, कोड में अब आया है, सोशल सिक्योरिटी कोड में। इवन अदरवाइज आधार कार्ड की सीडिंग मैंडेटरी पहले ही की जा चुकी है बाय द ईएसआई एंड ईपीएफ कॉर्पोरेशन, ईएसआई कॉर्पोरेशन एंड ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन। जो definition of wages has been changed and the word in or in connection with has been taken off from the definition, ये पहले भी आ चुका है ऊपर। और ईएसआई की डेफिनेशन में मैं आगे आपको बताता हूं, जो सेक्शन 2Y कोड ऑन वेजेस 2019 की डेफिनेशन है, वही ईएसआई की जो डेफिनेशन है वही सेम इस सोशल सिक्योरिटी कोड में ऐड की गई है 9 एक्ट्स के लिए। मगर जो 9 एक्ट्स हैं उन सभी की डेफिनेशन में ईएसआई एंड ईपीएफ एक्ट भी शामिल है। अब बेसिक वेजेस जो है उसकी वो इंक्लूजन क्लास में आती है, और बाकी जितने भी अलाउंसेस है वो सारे एक्सक्लूजन क्लास में आते हैं। एक्सक्लूजन क्लास में एचआरए भी आ गया, ओवरटाइम अलाउंस भी आ गया, स्पेशल अलाउंस भी आ गया और कन्वेंस अलाउंस भी आ गया। इन सारे अलाउंसेस पे अब पीएफ भी नहीं है, इन सारे अलाउंसेस पे ईएसआई भी नहीं है। इट मींस अगर हम एचआरए और बेसिक वेजेस को और बाकी के अलाउंसेस को मिला के अपार्ट फ्रॉम कन्वेंस अलाउंस हम ये समझते थे हमारे आदमी की, हमारे वर्कर की जो सैलरी है 21,000 प्लस हो गई है। अब नहीं दोस्तों, अलाउंसेस तो एक्सक्लूजन क्लास में आ गए। अगर हमारा एम्प्लॉय बेसिक वेजेस, रिटेनिंग अलाउंस और डीएनएस अलाउंस मिला करके 21,000 प्लस ले रहा है, 21,000 प्लस ले रहा है, ओनली देन ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ ईएसआई, he is not an employee under ESI Act. But if basic, retaining allowance और डीए मिला करके उसकी सैलरी 21,000 से कम है तो ESI का मेंबर माना जाएगा। 21 नवंबर 2025 से
21st of November 2025 से अलाउंसेस पे ESI नहीं है। सिर्फ जो ऊपर की कैटेगरी इंक्लूजन क्लास में है, रिटेनिंग, बेसिक एंड DA को मिलाकर ही 21,000 का थ्रेशोल्ड एक्सक्लूड उसको ESI को से बाहर जाने के लिए कंप्लीट करना होगा। सो इट्स ए गुड न्यूज। हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ओवरटाइम अलाउंस, special expenses, commission, retrenchment compensation act, etc. are not wages under this act for ESI and EPF purposes. Definition of wages stand changed and now period of leave, layoff, lockout, strike, etc. stands excluded from this code. Benefit under section 32 part 234 added, section 33 has been added. New, the corporation may make welfare measures for the rehabilitation of certain categories of employees, especially ये unorganized sector के employee के लिए और unorganized sector के जो establishments हैं, unorganized sectors हैं, उनके लिए ये provision बनाया गया है। दोस्तों, rest of the things, अभी ये कोड ऑन वेजेस, जो कोड ऑन वेजेस भी काफ़ी बड़ा था, उसकी एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी जो थी एग्जॉस्टिव थी। सोशल सिक्योरिटी कोड की जो क्लॉजेज हैं, ये 9 एक्ट्स को बना के बना है, ये भी बहुत बड़ा है, इसलिए ये एक एपिसोड में इस सोशल सिक्योरिटी कोड को कंप्लीट नहीं किया जा सकता। रेस्ट ऑफ द सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 I will explain in my next episode. Thank you very much.